अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोवाली सर। इंशाल्लाह बच्चे, आज की वीडियो के अंदर हम शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो बायोलॉजी पोर्शन है उसको बच्चे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस पेपर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उनका करेक्ट ऑप्शन क्या है, उसकी लॉजिकल रीजन क्या है, बुक पे कहाँ पर इस चीज को मेंशन किया गया है, उन तमाम चीजों को बच्चे हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कशन इंशाल्लाह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। अगर तो आपने एंट्री टेस्ट दिया है तो आप इस डिस्कशन के बाद अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप अभी एफएससी के स्टूडेंट हैं, नेक्स्ट ईयर आपने एंट्री टेस्ट देना है, तो आपके लिए ये पेपर, ये डिस्कशन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी और आपकी एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन में आपको मदद करेगी। चलो बच्चे, बगैर टाइम जाया किए इंशाल्लाह हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू था बच्चों यहाँ पर, नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड। तो बच्चों हमें पता है कि कोफैक्टर तीन तरह के हैं। फर्स्ट वन है एक्टिवेटर, सेकंड वन है कोएंजाइम और थर्ड वन है प्रोस्थेटिक ग्रुप। इन तीनों तरह के कोफैक्टर की जो कॉमन चीज है ना, वो ये है कि तमाम नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होते हैं। लेकिन बच्चों, इनमें से जो एक्टिवेटर है वो इनऑर्गेनिक होता है, बाकी कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं ये ऑर्गेनिक होते हैं। और साथ में जो एक्टिवेटर होता है बच्चों, ये मेटल आयंस होते हैं और ये डिटैचेबल होते हैं। और अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो स्टेटमेंट में वो लिख रहा है नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड है। तो बच्चे में क्लियर कट पता चल गया कि ये एक्टिवेटर की बात हो रही है, क्योंकि तमाम जो बातें हो रही हैं वो इसी के हवाले से हो रही हैं। नेक्स्ट जरा एमसीक्यू देखें, लॉक एंड की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन प्रोपोज्ड बाय एमएल फिशर सजेस्ट दैट। तो बच्चे, एंजाइम एक्शन के हवाले से सबसे पहला मॉडल दिया गया था लॉक एंड की मॉडल, वो एमएल फिशर ने ही सजेस्ट किया था। और इस मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम की जो एक्टिव साइड होती है ये बहुत रिजिड होती है, ये चेंज नहीं होती। तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट अगर आगे उसके साथ बाइंड करेगा तो रिएक्शन वहां पर अक्कर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब है लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग जो एंजाइम होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं रिएक्शन को लेके या सबस्ट्रेट को लेके। तो मुझे यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें, चार्ली एंजाइम आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन रिएक्शन टाइप, तो बच्चे यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को शो करता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, एंजाइम वर्क बाय लॉरिंग द। तो बच्चा आपको पता है कि एंजाइम के जो रिएक्शंस होते हैं वो इसलिए अच्छे माने जाते हैं, इसलिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि ये लिविंग सिस्टम के अंदर होते हैं। एंजाइम बायो कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है और ऐसे सिस्टम के अंदर ना आपको बाहर से हीट देने की जरूरत नहीं होती और आपको एक्टिवेशन एनर्जी की डिमांड को पूरा नहीं करना पड़ता, बल्कि जो एंजाइम जो कि बायो कैटलिस्ट है रिएक्शन का, वो इन रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है ना, उसके बैरियर को खुद ब खुद कम कर देता है ताकि मैक्सिमम सब्सट्रेट ना प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सके। लेकिन अगर आप फिजिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी कम नहीं करनी पड़ती, ना ही एक्टिवेशन एनर्जी कम होती, बल्कि आपने उस एक्टिवेशन एनर्जी के वैल्यू को फुलफिल करना है पर बाय प्रोवाइडिंग द एक्सटर्नल हीट या टेम्परेचर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ म्यूटेंट जीन इन अ पॉपुलेशन वुड बी लाइकली टू इंक्रीज इफ। बच्चे, अगर किसी पॉपुलेशन के अंदर कोई एक म्यूटेंट जीन है, कोई एक अल्टर जीन है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही हो, तो उसकी ज्यादा होने के पीछे वजह क्या हो सकती है। तो बच्चे अल्फा ऑप्शन जरा देखें, यहाँ पर अल्फा ऑप्शन है द जीन वर सेलेक्टिवली एडवांटेजियस। इसका मतलब ये है कि उस जीन को खुद जानबूझ के सेलेक्ट किया गया है। ये उसका एडवांटेज है कि जो ब्रीडर्स हैं वो सिलेक्टिव सिलेक्शन से, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से उस जीन को चाह रहे हैं ज्यादा करना, तो वो उसको पॉपुलेशन के अंदर ज्यादा करवाते जा रहे हैं और अपनी मर्जी से सिलेक्टिवली क्रॉसिंग करवा के उसकी फ्रीक्वेंसी को ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो बच्चे अल्फा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज रैंडम। तो बच्चों आपकी बुक के ऊपर क्लियर कट ये चीज लिखी हुई है, फेडरल पे भी पंजाब पे भी, कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है या स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होती है, ये रैंडम नहीं है, ये नॉन रैंडम है। नॉन रैंडम किस सेंस के अंदर है कि ये मेरिट बेस होती है। जो बेस्ट वन है, जो रिप्रोडक्टिवली बेस्ट है, जो फिजिकली बेस्ट है, जो जेनेटिकली बेस्ट है, बच्चे वही सिलेक्ट होता है हमेशा। वीक कभी भी सिलेक्ट नहीं होता, नेचर उसको एक्सेप्ट नहीं करती, उसने एलिमिनेट होना ही होना है। तो इसका मतलब है ये चीज नॉन रैंडम होती है, ये मेरिट के ऊपर होती है, ये कभी भी रैंडम नहीं होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the general formula is derived by one of the following scientists for calculating the frequency of alleles and genotype in population at equilibrium। तो बच्चे हमें पता है कि क्लियर कट किसकी बात हो रही है, हार्डी वेम्बर थ्योरम की बात हो रही है, क्योंकि हार्डी वेम्बर ये दो साइंटिस्ट ने जिन्होंने बच्चे इस चीज के ऊपर काम किया था कि अगर कोई एक्सटर्नल इन्वेडर किसी पॉपुलेशन के अंदर आके अपने न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस ना करवाए, तो जो पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप होता है या अलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्विलिब्रियम के ऊपर क्या रहती है, बिल्कुल मेंटेन रहती है। उसके बच्चों ने एक फॉर्मूला भी दिया था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज प्लस 2ab इज इक्वल टू 1।
ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों जो ए है इसको पंजाब के ऊपर इस तरीके से भी लिखा गया है, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इज एक सॉरी प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो P है बच्चों वो एक तरह का जीन है, ये रिसेसिव आप ले सकते हैं, एलील है, और जो Q है ये डोमिनेंट है, ठीक है। तो जब बच्चे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको इक्विलिब्रियम के ऊपर इन सब की अमाउंट जो है प्लस करोगे तो 1 के बराबर आएगी, ठीक है। तो उससे आपको पता चलता है कि चेंज के पॉपुलेशन के अंदर ऐसा फ्रीक्वेंसी के अंदर नहीं आ रहा, लेकिन जब तक कोई एक्सटर्नल इन्वेडर्स आके अपनी जो है वो इंक्लूजन नहीं करता उस पॉपुलेशन के अंदर, तब तक ये फ्रीक्वेंसी बैलेंस रहती है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, व्हेन ह्यूमन पर्पसली अप्लाई सिलेक्शन प्रेशर टू पॉपुलेशन द प्रोसेस इज नोन एज। तो बच्चे ये बहुत क्लियर कट बात है, हमने ऊपर भी इसके बारे में डिस्कस किया, आर्टिफिशियल सिलेक्शन आएगा जब ह्यूमन जानबूझ की अपनी मर्जी से कोई डिजायर्ड रेट किसी पॉपुलेशन के अंदर लेके आते हैं, तो ऐसी बच्चों चीज कहलाती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और अगर ये काम नेचुरल फोर्सेस की मदद से हो रहा हो तो इसको बच्चे हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बच्चे जो कि स्पीशी के अंदर अडेप्टेशन एक्यूमुलेट होती हैं, चेंजेस एक्यूमुलेट होती हैं, तो एट द एंड ओवर द ईयर फिर एवोल्यूशन के नतीजे में न्यू स्पीशी जो है एज ए प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच में नॉट बी अ पॉसिबल एक्शन ऑफ इंटरफेरॉन्स। तो बच्चे इंटरफेरॉन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं, जब हमारी बॉडी में वायरस इन्फेक्शन करता है तो इन्फेक्शन करने के बाद हमारी बॉडी के जो इन्फेक्टिव सेल्स होते हैं बच्चे वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से हमें इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करने या इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के अंदर काफी ज्यादा जो है वो हेल्प मिलती है। तो बच्चे डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये वाला काम इंटरफेरॉन्स नहीं करते। डेल्टा ऑप्शन क्या है, सक्रीट इंटरल्यूकिन। बच्चे इंटरल्यूकिन एक इंटरकनेक्टिंग या मैसेंजर एक केमिकल है जिसको मैक्रोफेजेस जो है वो रिलीज कर रहे हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट रिलीज करते हैं। इसको इंटरफेरॉन्स रिलीज करवाने में या स्प्लिट करने में कोई रोल प्ले नहीं करता। बाकी बच्चों जितने भी काम लिखे हुए हैं ऊपर ऑप्शन के अंदर, सारी के सारी इंटरफेरॉन्स कर रहे होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच प्रोटीलिटिक एंजाइम इज नॉट सीक्रेटेड इन एक्टिव फॉर्म। तो बच्चे वो प्रोटीलिटिक एंजाइम जो इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं उनको हम ज़ाइमोजन बोलते हैं। आपने डाइजेशन के अंदर ऐसे तीन पढ़े हैं, एक है बच्चों पेप्सिनोजन, एक है ट्रिप्सिनोजन और एक है काइमोट्रिप्सिनोजन। इसलिए बच्चों इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं ताकि ड्यूरिंग ये रिलीज सेल की मेम्ब्रेन की प्रोटीन या सेल की जो अपनी प्रोटीन है उसको ये ब्रेक डाउन ना कर दे। तो ये सिर्फ अपनी एक्टिव साइड के ऊपर जाके, ये अपनी एक्शन साइड के ऊपर जाके ही क्या करते हैं, एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो फॉलोइंग में से कौन सा बच्चों ज़ाइमोजन नहीं, आपने ये चीज देखनी है, ये चीज ढूंढनी है, तो बच्चों डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा, एरिप्सिन। एरिप्सिन जो है बच्चों एक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज होता है, ये ज़ाइमोजन नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव। तो बच्चों आपको पता है ह्यूमन जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बाय द फोर पल्मोनरी वेन्स। तो बच्चे बहुत ही ऑब्वियस एमसीक्यू था, बहुत आसान एमसीक्यू था, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड। तो बच्चे ये जो एमसीक्यू है पंजाब के ऊपर इसका कोई भी रेफरेंस ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन फेडरल के ऊपर इसकी डायग्राम भी दी गई है और इस बच्चों नेटवर्क की या चैनल की या पाथवे के जो है वो डिटेल भी बताई गई है कि आर्टिकल्स डिवाइड करके बच्चों मेटा आर्टिकल्स बनाती हैं, देन थ्रो फॉर चैनल्स बनती है और देन कैपिलरीज बनती हैं, ठीक है। तो ये बच्चे फेडरल के ऊपर ये चीज दी गई है, क्योंकि ये फेडरल का टेस्ट है तो फेडरल वाले बच्चों के लिए काफी ज्यादा आसानी हुई होगी इस एमसीक्यूज को जो है वो करने के लिए। उसके अलावा बच्चे एक बात याद रखनी है, ये वाला एमसीक्यूज पास पेपर के अंदर भी आ चुका है, ठीक है। तो मैं बार बार अपनी वीडियो के अंदर ये सजेस्ट करता हूँ कि एमडी टेस्ट के जो बच्चे हैं इनको पास पेपर लाजमी करने चाहिए। अगर कोई बच्चे एमडी कैट को अटेम्प्ट करने वाला उसको एमडी कैट के पास पेपर रिवाइज करने चाहिए। अगर कोई शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने वाला है तो उसको बच्चे इसके पास पेपर लाजमी देने चाहिए, और नम्स वाले स्टूडेंट्स को नम्स के पास पेपर को लाजमी रिवाइज करना चाहिए टेस्ट से पहले। नेक्स्ट मुझे आपसे जरा देखें, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, कॉर्डेट टेंडन या प्रेजेंट। तो बच्चा होता है कॉर्डेट टेंडन ऐसे कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऊपर वाली साइड से एवी वॉल के साथ और नीचे वाली साइड से पेपिलरी मसल के साथ अटैच होते हैं, और ये ह्यूमन के वेंट्रिकल के अंदर, हार्ट के वेंट्रिकल में मौजूद होते हैं। बच्चे चार भी ऑप्शन जो है ये क्लियर कट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ह्यूमन गट काइलोमाइक्रोन आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन। बच्चे आपको पता है काइलोमाइक्रोन किनको बोलते हैं, काइलोमाइक्रोन बच्चे बोला जाता है लिपोप्रोटीन्स को। और लिपोप्रोटीन्स या काइलोमाइक्रोन कहां पर जाकर बनती हैं, तो बच्चे ये इलियम की जो विलाई होती है उनके अंदर जो लेक्टियर होता है उसके अंदर जाके ये बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन बन रहे होते हैं। तो बीटा ऑप्शन बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इन विच वाटर मूव थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। तो बच्चे आपको पता है कि वो पाथवे जिसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा इन्वॉल्व हो जाए उसको बोलते हैं सिंप्लस पाथवे। और ऐसा पाथवे जिसके अंदर सेल वॉल इन्वॉल्व हो या एपोप्लास्ट स्पेस इन्वॉल्व हो, जो कि प्लांट सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान की स्पेस होती है, उसको जो हम बोलते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन विच फेज ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ दे डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट। तो बच्चे आपको क्लियर कर पता है इसको हम बोलते हैं लॉग फेज।
जो स्टार वाली बच्चों बैक्टीरिया के अंदर फेज होती है ना, जिसके अंदर बैक्टीरिया सिर्फ अपनी सेल डिवीजन के लिए तैयारी करता है, उसको हम बोलते हैं लैग फेज। यहाँ ये बच्चे आपको शो नहीं हो रही होगी, यहाँ बिल्कुल इस तरीके से कांस्टेंट लाइन आपको शो होती है इसके वाले से। फिर बच्चे बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, इस फेज को हम बोलते हैं लॉग फेज। ये इस तरीके से आपको शो हो रही होती है बुक में। फिर बच्चों बैक्टीरिया का डेथ रेट और जो न्यू बैक्टीरियल सेल के बनने का रेट बराबर हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और फिर बच्चों किसी भी मीडियम के अंदर बैक्टीरियल न्यूट्रिएंट्स कम हो जाने की वजह से बैक्टीरियल डेथ ज्यादा हो जाती है, इस फेज को फिर हम बोलते हैं डिक्लाइन फेज या डेथ फेज। ठीक है, तो ये 4 फेजेस होती हैं, लेकिन उसने ये पूछा था आपसे कि कौन सी फेज जो होती है वो बैक्टीरिया के एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह बनती है, तो बच्चे वो लॉग फेज है, बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम जरा देखें, द यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल इज। तो बच्चों बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर वो यूनिक मॉलिक्यूल जो बाकी किसी और सेल की सेल वॉल में नहीं होता, बच्चों वो पेप्टाइडोग्लाइकिन है। ये बात आपने याद रखनी है, पेप्टाइडोग्लाइकिन यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, फंक्शन ऑफ पिलस इन बैक्टीरिया। तो बच्चा आपको पता है कि पिलाई जो है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल की बाहर वाली साइड पे मौजूद शॉर्ट, हॉलो एंड इरेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के लिए यूज करता है। कॉन्जुगेशन बच्चों क्या है? कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया के अंदर बच्चों जेनेटिक कॉम्बिनेशन या जेनेटिक कॉम्बिनेशन का एक तरीकाकार है, एक प्रोसेस है, जिसमें दो बैक्टीरियल सेल जो सेम स्पीशी के हों या रिलेटेड स्पीशी के हों आपस में पिलाई की मदद से जुड़ते हैं और आपस में प्लाज्मिड का एक्सचेंज करते हैं ताकि जेनेटिक कॉम्बिनेशन आ सके। तो डेल्टा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर आप देख सकते हैं डेल्टा ऑप्शन क्या है? एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा ये भी आपने बात रखना है। बैक्टीरिया अपने न्यूक्लियाइड को बच्चे कॉन्जुगेशन या पिलाई की मदद से एक्सचेंज नहीं करता, बल्कि प्लाज्मिड को या एफ प्लाज्मिड भी इसको बोला जाता है, उसको एक्सचेंज करके जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन लेके आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू था, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम मेंबर ऑफ प्रोकैरियोट। तो बच्चे प्रोकैरियोट में कौन सी चीज मौजूद नहीं होती, इनकी प्लाज्मा में कौन सी मौजूद नहीं होती? बार बार बच्चे आप इस चीज को पढ़ते हैं, पंजाब की बुक पे भी है, फेडरल की बुक पे है। बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यू था, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। तो बच्चे लाइसोसोम का कौन सा काम नहीं है? अल्फा ऑप्शन जरा देखिए, इसमें लिखा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ये तो वो करते हैं। ऑटोफेगी भी करते हैं, ऑटोलाइसिस भी करते हैं। डेल्टा ऑप्शन जरा देखिए, डेल्टा ऑप्शन क्या है? प्रोसेसिस ऑफ सेल सेक्रेशन। बच्चे सेल सेक्रेशन को प्रोसेस करना गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम है, लाइसोसोम का काम नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल आर ऑफन लाइक आ। तो बच्चे जो सेल का पेरिफेरल साइटोप्लाज्मिक रीजन होता है ना, यूकैरियोटिक सेल का, मैं आपको बार-बार कह रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल का वो स्पेशली क्या होता है? जेल होता है। और यूकैरियोटिक सेल का जो सेंट्रल साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं सॉल, जो कि नॉन विस्कस होता है। जबकि बैक्टीरिया के बच्चे सारा ही जो साइटोप्लाज्म है वो बेशक पेरिफेरल हो या सेंट्रल हो, वो जेल लाइक की होता है। ठीक है, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर क्लियर कट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द मेंबर सेपरेटिंग द वैक्यूल, सॉरी द मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म कॉल्ड एज। तो बच्चे वो मेम्ब्रेन जो साइटोप्लाज्म को वैक्यूल के इंटरनल फ्लूइड या सब्सटेंसेस से अलग करती है वो टोनोप्लास्ट कहलाती है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोटीन्स या कैरियर बहुत ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो बच्चे ये बात बहुत क्लियर कट बार बार नम्स के पास पेपर में भी आई हुई है, और मेरे ख्याल से लास्ट टाइम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के पेपर में भी ये एमसीक्यू जो है वो आया हुआ था कि लिपिड जो है बच्चों ऐसा सब्सटेंस है जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। वो लिपिड की तमाम चीजें आ जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर आ जाएगा, फॉस्फोलिपिड्स भी आ जाएंगे और ग्लाइकोलिपिड्स भी कुछ हद तक। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन एंडिंग ऑफ एन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ एन अदर न्यूरॉन। जो बहुत आसान सा एमसीक्यू है, साइनेप्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये दो कंजक्टिव न्यूरॉन के दरमियान में बच्चों एक जगह होती है, एक जंक्शन होती है, जिसकी मदद से एक न्यूरॉन से नर्व इंपल्स दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच बॉडी फंक्शन इज कंट्रोल थ्रू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो बच्चे लेबर पेन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से ही कंट्रोल होता है। कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब बच्चों फीटस जो होता है वो सर्विक्स के ऊपर प्रेशर डालता है, ठीक है, बात जरा आपने गोल करना है कि जो फीटस है, बर्थ का जब टाइम आया, फीटस बच्चों सर्विक्स के ऊपर अपने हेड की मदद से जैसे प्रेशर ज्यादा करेगा तो उसके नतीजे में ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा रिलीज होगा। अब बच्चे ऑक्सीटोसिन जितना ज्यादा रिलीज होगा तो फीटस मजीद अपने हेड की वजह से सर्विक्स के ऊपर मजीद डिस्टेंशन कॉज करेगा, मजीद प्रेशर डालेगा, और उस प्रेशर की वजह से मजीद ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा। तो इसका मतलब है हर एक चीज दूसरी चीज को ज्यादा कर रही है, तो पॉजिटिव फीडबैक है। बाकी बच्चों जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं तमाम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, हार्मोन रिलीज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड इन नर्सिंग वुमेन इज। तो बच्चे ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो ड्यूरिंग नर्सिंग, नर्सिंग बच्चों किसको बोलते हैं भी आपने जरा बात समझनी है। मदर जब अपने बेबी को लैक्टेशन करवाती है, जब फीड करवाती है, उस चीज को हम बोलते हैं नर्सिंग। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि ऑक्सीटोसिन जो है ये कैसा हार्मोन है
जो मिल्क इजेक्शन करवाता है, मेमोरी ग्लैंड की डक्ट्स को डायलेट कर देता है ताकि जो मिल्क उनके अंदर बना हुआ है वो इजेक्ट करके बाहर की तरफ आसानी से आ जाए, जिससे फीडिंग जहाँ जो है वो नर्सिंग के अंदर आसानी हो जाए। ठीक है, तो चाइल्ड बर्थ में बच्चों ये हेल्प करता है, और वूमेन जब फीड करवाती है अपनी बेबी को तो उस दौरान मिल्क इंजेक्शन के अंदर भी हेल्प करता है। ये ऑक्सीटोसिन के दोनों काम है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेट द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू एफ्लेक्स ऑफ। तो बच्चे जब न्यूरॉन नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा, तो आपने ये चीज पढ़ी हुई थी, ड्यूरिंग द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो पोटाशियम आयन होते हैं वो सेल के अंदर से निकल के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि प्लाज्मा में बाकी तमाम आयन के लिए इम्परमिएबल होती है एक्सेप्ट पोटाशियम। पोटाशियम बच्चों लीक करके मेम्ब्रेन से बाहर जाता रहता है, तो बाहर जाने के लिए वर्ड यूज होता है इफ्लेक्स का। अंदर से पोटाशियम बाहर लीक करते जाते जाते हैं, और सिर्फ बच्चों पोटाशियम के लिए चीज होती है। और ये काम कब होगा? एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान नहीं होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान होगा। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू है, गाबा इज एन एग्जांपल ऑफ। तो बच्चे गाबा आपको पता है ये एक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये बच्चों एब्रीवेशन है गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, और ये बच्चे क्लियर कट पैटर्न बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। एक बच्चों ग्लाइसिन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, दूसरा ये जो गाबा है ये बच्चों इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द फेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर आफ्टर प्रोवोकिंग इंपल्स इन पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो बच्चे जब न्यूरोट्रांसमीटर ने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर पे लग के अगले न्यूरॉन मतलब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स को स्टार्ट करवा दिया, उसके बाद इन न्यूरोट्रांसमीटर ने वहां पर लगे रहने इनका मकसद नहीं होता, बल्कि बच्चे वहां पर मौजूद कुछ इंजाइम होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि नेक्स्ट जो नर्व इम्पल्स आ रही है उसके लिए जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो तो उनके लिए रिसेप्टर की साइड जो है वो खाली मिले। तो बच्चे चार्ली ऑप्शन जरा देखें, डिग्रेडेड बाय एंजाइम। ये बच्चे जब रिलीज होते हैं रिसेप्टर पे लगते हैं, अगले न्यूरॉन के ऊपर नर्व इम्पल्स ट्रांसफर करवा देते हैं, उसके बाद ये टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इनका जो है वो फेट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हिच क्लास। तो बच्चे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए या और डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म के अंदर कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है। बच्चों ये मैमल की ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप होम्योस्टेसिस के अंदर भी पढ़ते हो इसको, और आप बच्चों हार्मोनल कंट्रोल के अंदर भी इस चीज को पढ़ रहे होते हो। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट अमीबा। तो ये बच्चे पास पेपर के अंदर एमसीक्यूज आया हुआ है, रिपीट हो रहा है ये एमसीक्यू। दे मूव बाय फॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। तो बच्चे हमें क्लियर कर पता है कि जो अमीबा होते हैं इनके कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ये यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। तो ये अपनी साइटोप्लाज्मिक में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, उसकी मदद से बच्चों ये मूव कर रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सिलेक्ट एन एमनियोट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एक बात याद रखनी है कि वो वर्टिब्रेट्स जो पानी के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनके एग या उनके एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए कोई भी मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, तो उनको हम बोलते हैं एनेमनियोट। लेकिन वो बच्चे वर्टिब्रेट्स जो ज्यादातर रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, जमीन पे रहते हैं, और उनके एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन मौजूद होती है, उनको बच्चे हम बोलते हैं एमनियोट। तो फॉलोइंग में से कौन सा जो है वो एनेमनियोट था, वो आपने यहाँ पर मार्क करना है। तो बच्चे जरा देखें, चार ऑप्शन फ्रॉग, आपको पता है फ्रॉग जो होते हैं ये पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन करते हैं, इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, तभी इनके एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए जो मेम्ब्रेन नहीं है ये एनेमनियोट्स हैं। और फ्रॉग क्योंकि एम्फीबियंस है, जितने भी एम्फीबियंस है तमाम बच्चे एनेमनियोट्स हैं, उसके अलावा जितनी भी फिशेज है सारी सारी एनेमनियोट्स हैं बच्चे। फिर रेप्टाइल, बर्ड्स और जो मैमल्स हैं ये एमनियोट्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज है, मल्टी सेलुलर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेल वॉल आर नेवर प्रेजेंट इन देयर सेल, विच किंगडम डू दीज ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू। तो बच्चे आप देख सकते हैं क्लियर कट किंगडम एनिमिलिया की बात हो रही है। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो ये किंगडम एनिमिलिया होगा। और बच्चे अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट मल्टी सेलुलर तो है, ठीक है, उनमें सेल वॉल भी मौजूद होती है, लेकिन उनकी बच्चे जो न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉपिक होती है। ठीक है, बाकी आपके जितने फाइलम है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है या प्रोकैरियोट्स है, किंगडम मुनीरा है, ये यूनिसेलुलर ज्यादातर होते हैं। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यू द सिलेक्ट अ रेगुलेटरी एंजाइम। तो बच्चे हेक्सोकाइनेज जो है ये रेगुलेटरी एंजाइम है, क्योंकि इसके ऊपर बच्चों एक्टिव साइड के अलावा एक और भी साइड होती है, इसको हम बोलते हैं एलोस्टाइक साइड, और उस एलोस्टाइक साइड के ऊपर आके अगर एटीपी बाइंड कर दिया तो रिएक्शन कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है, इसको हम फीडबैक इनहिबिशन बोलते हैं। और ये ग्लाइकोलिसिस का स्टार्टिंग एंजाइम, ये भी बच्चों आपने बात याद रखनी है, ये बायोएनर्जेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर क्लियर कट चीज है, लिखी हुई है। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, मेनी एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म टू प्रोटेक्ट। तो बच्चे मैंने आपको अभी ऊपर भी हमने ऐसा एमसीक्यूज डिस्कस किया था, मतलब जो वहां पे बताया था कि वो एंजाइम जो ज़ाइमोजेन कहलाते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज होते हैं। बच्चे इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं ताकि ड्यूरिंग सिक्रीशन वो सेल की मेम्ब्रेन की प्रोटीन या सेल की किसी प्रोटीन को डैमेज ना कर दें। तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो आपको पता है सिक्रीशन जो होती है वो अल्टीमेटली सेल मेम्ब्रेन से होकर ही बाहर की तरफ होनी होती है।
नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, मेसोसोम आता है इन्वेजिनेशन ऑफ विच बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो बच्चों मेसोसोम जो होती हैं वो बैक्टीरिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन होती हैं, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं, और ये बच्चे जो स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया को डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन के अंदर भी हेल्प करता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट। तो बच्चे ये एमसीक्यू सेम टेस्ट के अंदर, इसी टेस्ट में पहले भी आया, ये रिपीट हो रहा है। बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट है, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट जो एमसीक्यू द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। तो बच्चे हम क्लियर कर पता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज वन ऑफ द गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, और ये एंटीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और इसका काम मेल और फीमेल के अंदर गमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के ऊपर होता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, विच इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का इनमें से कौन सा काम नहीं है? तो जो डेल्टा ऑप्शन जरा देखें, ये करेक्ट है, लिमिट स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकने के लिए या इसको इनहिबिट करने के लिए इनहिबिन हार्मोन होता है, और ये हार्मोन मेल के जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल्स होते हैं वहां से रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से मेल के अंदर गमेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो रेगुलेट होता है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, ह्यूमन मेल इनहिबिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो बच्चे अभी मैंने इस चीज के बारे में बताया, इनहिबिन हार्मोन मेल के अंदर सर्टोली सेल्स जो होते हैं वहां से रिलीज होता है, ताकि मेल के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो रेगुलेट हो सके। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच फंक्शन इज नॉट डायरेक्टली परफॉर्म बाय ओवरीज। तो बच्चे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, एचसीजी प्रोडक्शन। बच्चों एचसीजी क्या है? एचसीजी बच्चों एक हार्मोन है, इस हार्मोन का एब्रिविएशन है ह्यूमन क्रोनियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ये बच्चे हार्मोन को फिर कौन रिलीज करता है? अगर ओवर रिलीज नहीं करती तो बच्चे इन हार्मोन को जो अर्ली एम्ब्रियो होता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, वो रिलीज करता है, और इस हार्मोन की वजह से एक तो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, और दूसरा बच्चों यही हार्मोन वो होता है जो प्रेगनेंसी की इंडिकेशन के लिए यूज होता है, या आपने बात याद रखनी है। तो ये हार्मोन एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन कहां से रिलीज होता है? ब्लास्टोसिस्ट अर्ली एम्ब्रियो जो इम्प्लांट होता है यूट्रस के साथ जाके, ये उस एम्ब्रियो का नाम है, ये वहां से रिलीज होता है, ये ओवरी से रिलीज नहीं होता। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल आफ्टर द फीमेल मीट इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी एट ओव्यूलेशन द रिमेन ऑफ द फॉलिकल सीक्रेट। तो जब बात याद रखना है, जब ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर से एग रिलीज हो जाता है तो बाकी जो रप्चर्ड फॉलिकल होता है वो बच्चे ग्लैंडुलर येलो स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। उस कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। जी बच्चे तो अल्फा ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू जरा देखें, कंडीशन इन व्हिच जॉइंट बिकम स्वॉलन पेनफुल एंड इमूवेबल इज कॉल्ड है। तो बच्चे क्लियर कट आपको पता है ये किसके बारे में बात हो रही है? आर्थराइटिस के बारे में बात हो रही है। ये बच्चे एक ग्रुप ऑफ ज्वाइंट डिजीज है जिसमें ज्वाइंट जो है वो स्वेल भी हो जाते हैं, ज्वाइंट के ऊपर डिजनरेटिव एक्टिविटीज भी होती हैं, और काफी ज्यादा पेनफुल भी हो जाती है ज्वाइंट की मूवमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच फीचर इज पोजेस्ड बाय द स्मूथ मसल। तो बच्चे स्मूथ मसल का इनमें से कौन सा फीचर है? तो चार ऑप्शन जरा देखें, चार ऑप्शन करेक्ट है। यूनिन्यूक्लियर सेल, आपको पता है कि जो स्मूथ सेल्स हैं इनके मसल स्मूथ मसल सेल के एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, मैच्योर बोन सेल्स आर। बच्चे बहुत आसान एमसीक्यूज है, मैच्योर बोन सेल्स जो होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, व्हाट डू वी कॉल द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर। तो बच्चे यही एमसीक्यू थोड़ा बहुत चेंज हो गई, इस साल एमडी कैट के अंदर भी आया है। मसल स्केलेटल मसल के बच्चे जो एक सेल होता है मसल फाइबर होता है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं सार्कोलीमा। अल्फा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, it is an event that occurs during meiosis 1 when chromatid of two chromosomes break and rejoin so that a part of one chromatid swaps place with the same part of the other। तो बच्चों आपको पता है ये किसकी बात हो रही है? क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान बच्चे क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं वो कैस्मिडा फॉर्मेशन के बाद कुछ बच्चों डीएनए के या जीन के सेगमेंट को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूसिंग अ डिफरेंट एलील ऑफ अ जीन इज आ। तो बच्चे आपको पता है कि जीन के अंदर डीएनए के अंदर जो भी तब्दीली होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जीन म्यूटेशन बोलते हैं, और जीन म्यूटेशन की वजह से बच्चों जीन की एलीलिक फॉर्म बनती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ह्यूमन इनहेरिटेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय मल्टीपल एलील ऑन एन ऑटोसोमल क्रोमोसोम। तो बच्चों आपको पता है मल्टीपल एलिज्म के लिए आपने अपनी बुक के ऊपर एक ही बच्चों जो है ना वो एग्जाम्पल बड़ी क्लियर कर पड़ी हुई है, वो है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके अंदर बच्चों एक जीन होता है जीन आई, और उसकी बच्चों तीन एलीलिक फॉर्म होती हैं, आई ए आई बी एंड स्मॉल आई। तो ये बच्चों आपने बात जो है वो याद रखनी है, आपके जहन में ये बात हर टाइम होनी चाहिए। सेम बच्चों एमसीक्यूज इस दफा इस तरह का मिलता जुलता जो है सेम ऑप्शन वाला एमडी कैट के अंदर भी आया है।
नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है फिनोटाइप। तो बच्चे फिनोटाइप जो होती है वो किसी भी ट्रेड की फिजिकल अपीयरेंस को बोला जाता है। तो 40 ऑप्शन जरा देखें, द फॉर्म ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेड। और बच्चे उस ट्रेड के लिए या उस अपीयरेंस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम बोलते हैं, वो उसका क्या है, जीनोटाइप है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन अ हीमोफिलिक कैरियर वुमेन मैरी अ हीमोफिलिक मैन हु अमंग हर ऑफस्प्रिंग्स में बी अफेक्टेड। तो बच्चे आपने देखना है कि यहाँ पर उसने कंडीशन क्या दी है, उसने कंडीशन दी है कि एक कैरियर फीमेल है, उसकी शादी हुई है एक हीमोफिलिक मेल के साथ, तो उनके बच्चों में से कितने आगे जो है वो हीमोफिलिक होंगे। तो बच्चे हीमोफिलिक जो मेल है उसका हम जीनोटाइप यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके यूनिट यहाँ पे लिखते हैं एक्स एच स्मॉल एंड वाई। और जो कैरियर फीमेल है उसका बच्चे हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स एच कैपिटल एक्स एच स्मॉल। तो बच्चे फर्स्ट बॉक्स के अंदर जरा आप देखें, एक्स एक्स ये फीमेल है, एच कैपिटल एच स्मॉल, तो ये बच्चे कैरियर हो जाएगी, हीमोफिलिक नहीं होगी। नेक्स्ट जरा देखें, एक्स एच कैपिटल वाई ये मेल होगा और नॉर्मल होगा। ये बच्चे जरा देखें, एक्स एक्स ये फीमेल आ गई, एच स्मॉल इसका मतलब है ये हीमोफिलिक होगी। और ये बच्चे जो है एक्स एच स्मॉल एंड वाई ये मेल है और ये भी क्या है, हीमोफिलिक है। तो इसका मतलब है चार के अंदर से दो जो है वो हीमोफिलिक है। और अगर बच्चे इन दो में से आप देखो, एक फीमेल है और एक मेल है, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाफ ऑफ हर सन एंड हाफ ऑफ हर डॉटर आर हीमोफिलिक। तो बच्चे दो बेटियों में से एक बेटी जो है वो हीमोफिलिक है और दो बेटों में से एक बेटा हीमोफिलिक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ हर सन एंड हाफ ऑफ हर डॉटर आर हीमोफिलिक। नेक्स्ट बच्चे एमसीक्यूज है, पर्टिकुलर एरिया ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोसेसेस कॉल्ड है। तो बच्चे क्लियर कट ये पंजाब की बुक के ऊपर लाइन दी गई है कि किसी भी स्पीशीज या किसी भी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम का जो सेट होता है या उसकी जो पर्टिकुलर एरिया होती है उसको हम कैरियोटाइप बोलते हैं। चैप्टर 20 के अंदर डीएनए क्रोमोसोम वाले चैप्टर के अंदर बच्चे ये चीज दी गई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इनवेलप वायरस। तो बच्चे चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज। तो बच्चे एंटीबॉडी से कोई भी टॉलरेट नहीं हो सकता, वो कोई भी वायरस हो, ठीक है, आपने बात याद रखनी है। इनवेलप वायरस के लिए कोई खास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती उनके इनवेलप होने की वजह से कि वो एंटीबॉडी से बच जाए। ये बच्चे एमसीक्यूज है वो रिपीट हो रहा है, तो आप देखें 4 से 5 एमसीक्यूज रिपीट हो गए हैं। तो बच्चे पास पेपर करने की बहुत ज्यादा आपको जो है ना वो फायदे होते हैं, और जो बच्चे अभी एमडी कैट देने वाले हैं 2024 में उनके लिए चीज बड़ी जरूरी है, और उनके लिए एक सबक भी है कि पास पेपर लाजमी आपने करने हैं। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, चूज द ऑर्गेनिज्म व्हिच रिक्वायर सिंगल सेलुलर जीन टू इनकोड द प्रोटीन मेकिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बच्चे प्रोटीन से बनने वाला जो ऑर्गेनिज्म है, पहले तो आपको पता होना चाहिए आपने किसके बारे में पढ़ा है, वो प्रियोन्स है। तो बच्चे बीटा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और प्रियोन्स जो होते हैं बच्चों, इनके पास जो प्रोटीन होती है उसमें बच्चों ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मजीद आगे प्रोटीन को ही बना सकती है, और उनकी जो प्रोटीन होती है वो सिंगल अकॉर्डिंग जीन से ही बन रही होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक स्नीचेस। तो बच्चे कंटेमिनेटेड स्नीचेस और ब्लड से फैलने वाली जो बीमारी है फॉलोइंग में से वो एचआईवी है, ठीक है, जिसकी वजह से एड्स कॉज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, डैश इन्फेक्शन इज कॉल्ड वायरस। तो बच्चे आपने बात याद रखनी है, वायरस जो होते हैं ये वायरस नहीं होते बल्कि ये वायरस से मिलती जुलती कोई चीज है, सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, और ये ह्यूमन के अंदर बच्चे बीमारी पैदा करते हैं वो हेपेटाइटिस बी है, और बहुत सी बीमारियां प्लांट के अंदर भी कॉज करती हैं, आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चे लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो फाइनल एक्सेप्टर है ना वो NADP पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से बच्चे ये फिर NADPH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक रिड्यूसिंग एनर्जी है, और ये बाद में फिर बच्चों डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल के दौरान यूज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ओनली कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चे आपने ये चीज क्लियर कट बुक के ऊपर पढ़ी हुई है कि लाइट रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर प्लास्टोसायनिन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, वो कॉपर कंटेनिंग बच्चों प्रोटीन है, तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टोसायनिन। बुक के ऊपर बच्चों ये चीज दी गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चे ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट पायरोविक एसिड या पायरोवेट ही होता है, बेशक वो ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हो रही हो या एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हो रही हो, तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, पायरोवेट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एंड प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल। तो बच्चों कैल्विन साइकिल की जो एंड प्रोडक्ट है या आउटपुट है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, जो कि बच्चे एक ट्राइओस फॉस्फेट है, ठीक है, मतलब 3 कार्बन वाली ये एक मोनोसैकेराइड है जिसके ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायो एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो बच्चों सेकंड मोस्ट अबंडेंट है कार्बन, जो कि कितने परसेंट होते हैं ये आपको बताना चाहिए, ये बच्चों 18% होता है। सबसे ज्यादा कौन सा है, मुझे सबसे ज्यादा जो चीज है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है, 65% होता है। और थर्ड नंबर बच्चे जो आ जाता है वो कौन सी चीज है, वो हाइड्रोजन होता है, तकरीबन 10% होता है।
नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, द बेसिक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन आर। तो बच्चे मेम्ब्रेन आपको पता है दो ही मेन चीजों से मिलकर बनती है, एक लिपिड और एक प्रोटीन। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक जो फ्रेमवर्क है किसी भी सेल मेम्ब्रेन का वो लिपोप्रोटीन है। चार्ली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों एमसीक्यूज कई दफा पास पेपर में आ चुका है, मुख्तलिफ तरीके से स्टेटमेंट चेंज करके ये एमसीक्यूज आता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द थ्री हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल एंड अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जॉइन टू फॉर्म। तो बच्चों आपको पता है तीन अगर फैटी एसिड हो और एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हो तो मिलकर बच्चों क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। शुगर विच इज अ पार्ट ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बच्चे राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं आरएनए को, और आरएनए के अंदर अंदर जो शुगर होती है बच्चे वो पेंटोज है और वो है राइबोज। जबकि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए के अंदर जो होती है वो डीऑक्सी राइबोज होती है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। तो बच्चे किसी भी पॉलीमर को तोड़ के उसके सब यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना ये हाइड्रोलिसिस की मदद से होगा। और स्पेसिफिकली अगर हम प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने की बात करें होगी तो हाइड्रोलिसिस, लेकिन ये जिन एंजाइम की मदद से होगी वो प्रोटीज एंजाइम होगी। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है, सिलेक्ट द प्रोटीन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चे कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करने वाली जो प्रोटीन होती है जो कनेक्टिव टिश्यू का मेन मैट्रिक्स बना रही होती है बच्चे, वो कोलेजन प्रोटीन है जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है जो कि वर्टिब्रेट्स या हायर एनिमल्स के बॉडी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू था, फाइब्रस प्रोटीन डू नॉट टेक पार्ट। तो एक बात याद रखनी, फाइब्रस प्रोटीन जो होती हैं वो हमारी बॉडी में ज्यादातर स्ट्रक्चर रोल प्ले करती हैं, स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो फंक्शनल रोल प्ले नहीं करती। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। क्योंकि बच्चे ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना या ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्ट करवाना ये हीमोग्लोबिन का काम है, और हीमोग्लोबिन एक फंक्शनल रोल प्ले कर रही है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, लेकिन फाइब्रस ये नहीं है, और फाइब्रस का काम बच्चे स्ट्रक्चर बनाना होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट रिजेंबल एज बोथ आर। तो बच्चे इनमें दो सी वैरायटीज होती है। पहली बात ये कि दोनों की आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की स्मूथ है, और दूसरी बात ये कि दोनों की आउटर मेम्ब्रेन जो होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल होती हैं, ये उनको नहीं रोकती। बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्री परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और लेकिन इनके बच्चे जो इनर वाली मेम्ब्रेन होती हैं वो सेमी परमिएबल होती है, भी आपने बात जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड ऑन इट्स। तो बच्चा आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन क्रिस्टी है इसके अंदर नोब्लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम F1 F0 पार्टिकल बोलते हैं। वही बच्चे F1 F0 पार्टिकल एटीपी सिंथेज है, और ये इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की जो है उसमें पाए जाते हैं, या उसको बच्चे हम क्रिस्टी बोलते हैं, उसके अंदर पाया जा रहा होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बच्चे उम्मीद है कि आपको इस डिस्कशन से काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा। जिस बच्चे ने 2023 के अंदर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया है वो बच्चे इस वीडियो से अपने मार्क्स में वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और आने वाले ईयर्स में जो बच्चे टेस्ट देंगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो इस वीडियो से जो है वो फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बच्चे पास पेपर के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा जो है वो रेपिटेशन के साथ आते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसी तरह के बच्चे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए एमडी कैट से रिलेटेड न्यूज, एमडी कैट से रिलेटेड बायोलॉजिकल जो डाटा है उसको देखने के लिए, और ऑथेंटिक बच्चे जो रीजंस हैं उनको समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर न्यू है मेरे चैनल के ऊपर तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें, कमेंट करें और लाइक करें। उम्मीद है बच्चे आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के आने तक बच्चे वेट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।